Hello everyone and welcome back once again in the sessions of journal entries. After so many days, we are now continuing our sessions on journal entries. हमने जितनी भी जर्नल एंट्रीज अभी तक कवर की हैं उसमें मोस्टली हमारा जर्नल एंट्रीज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। 99% कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ जो 1% रहता है वो मैं आज कंप्लीट करवा दूंगी। पहले की वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर किसी ने अभी तक वो चेक नहीं की हैं तो काइंडली प्लीज जल्दी से जाइए और पहले वो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। आज हम देखेंगे कि हमारे पास जर्नल एंट्रीज में कुछ बचे हुए छोटी मोटे टॉपिक्स हैं, उनमें हमें क्या बता रखा है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओपनिंग एंट्री यानी कि प्रारंभिक प्रविष्टि। देखो, हम लोगों ने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। अब इस अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के आधार पर हमें क्या बताया गया था कि एक बिजनेस गोइंग कंसर्न एंटिटी को ध्यान में रखते हुए चलता है, मतलब एक लंबे समय के लिए निरंतर तौर पर चलता है। लेकिन अगर हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज करना चाहें तो हम वेट थोड़ी ना करते रहेंगे कि कब हमारा बिजनेस खत्म होगा और हम तब चेक करेंगे कि हमारे बिजनेस ने क्या अर्न किया है या क्या सफर किया है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता होता है कि बिजनेस की जो लाइफ होती है उसे 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर के, और जो जनरली अकाउंटिंग में फॉलो किया जाता है 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स का टाइम पीरियड, वो होता है अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक वाला सेशन। तो इसलिए हम 12 महीने के बाद अपने एक अकाउंटिंग ईयर में एक अकाउंटिंग सेशन को क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट 1 अप्रैल से हमारा नया अकाउंटिंग सेशन जो है वो ओपन हो जाता होता है। तो ओपनिंग एंट्री और कुछ नहीं है। ओपनिंग एंट्री यही है कि जब हमने एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हमारी बुक्स में जो जो बैलेंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे उन्हें हमने क्लोज कर दिया है, तो नेक्स्ट सेशन में उन्हें दोबारा से ओपन करना ही एक ओपनिंग एंट्री कहलाया जाता है। तो when one accounting period ends, the next accounting year starts. The closing balances of the accounts which are still present or which are still available with the business have to be carried forward. अब देखो, हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं। बहुत ऐसी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जिनको हमने अगर आज परचेज किया है तो हम उनका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक एंजॉय करते हैं। तो इट्स ऑब्वियस कि वो खत्म नहीं हुई हैं, वो अभी भी बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर हम रॉ मटेरियल वगैरह भी खरीदते हैं, अगर हमारा प्रोडक्शन का कोई काम है, तो देखो रॉ मटेरियल भी तो हम अपने पास कुछ अवेलेबल अमाउंट रखते हैं ना कि हमारी प्रोडक्शन का काम बीच में रुक ना जाए, एक रेगुलर सप्लाई बनी रहे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास हमारे करंट एसेट्स का भी स्टॉक अवेलेबल होता ही होगा। तो यहाँ पर आपको इसलिए बताया गया है कि कुछ ऐसे अवेलेबल बैलेंसेस होते हैं बिजनेस के पास जिन्हें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हमें कैरी फॉरवर्ड करना होता है, यानी कि उन्हें आगे बढ़ाना होता है, आगे लेकर जाना होता है। तो देयरफॉर the first entry in the new session or in the new accounting year is to open those closing balances of the last year in the books of accounts of the next year। मतलब जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस थे उन्हें नए साल का या जो नेक्स्ट ईयर का हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं उनमें ओपन करने के लिए फर्स्ट एंट्री जो हम लिखते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज में, हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, इसलिए इस फर्स्ट एंट्री को ही या क्लोज किए हुए उन बैलेंसेस को ओपन करने वाली इस फर्स्ट एंट्री को ओपनिंग एंट्री बोल दिया जाता है। तो आई होप कि जो मीनिंग मैंने आपको ओपनिंग एंट्री के बारे में बताया है ये मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही मीनिंग मैंने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा है। मैं जल्दी से इसे रीड आउट कर दूंगी। जब एक लेखा वर्ष समाप्त होता है तो आगे आने वाले लेखा वर्ष शुरू हो जाता है। जो खाते
अभी भी व्यवसाय के पास मौजूद हैं, उनके अंतिम शेष को अगले वर्ष पहली प्रविष्टि करके नए खाते में खोला या हस्तांतरित किया जाता है, मतलब ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि यह प्रविष्टि शुरुआत में की गई है, इसलिए इसे प्रारंभिक प्रविष्टि कहा जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि जर्नल एंट्री है क्या, क्योंकि हमारा बेसिक मुद्दा जर्नल एंट्री समझना है। तो देखो, जर्नल एंट्री ये है, दिस इज दी ओपनिंग एंट्री। आप लोगों को पता है कि हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं, हम उनका डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं। ये मैं आपको पहले भी जर्नल एंट्रीज में बता चुकी हूँ। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होती हैं, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, और हम जर्नल एंट्रीज में क्रेडिट बैलेंस को एक प्रीफिक्स वर्ड टू लगाकर शो करते होते हैं। ठीक है, एसेट्स जितनी भी हैं, अब एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, लाइक लैंड है, लाइक बिल्डिंग है, लाइक कैश है, लाइक हमारे पास बैंक है, हमारे डेटर्स हैं। मैंने आपको ये सब बातें पहले भी बताई हुई हैं। मतलब इन शॉर्ट, कुछ फिक्स्ड एसेट्स होती हैं और कुछ करंट एसेट्स होती हैं। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन में जितनी भी एसेट्स दी हुई हो, आपने क्या करना है, उन एसेट्स को डेबिट कर लेना है। पर याद रखना, ईच एसेट अकाउंट इज टू बी ओपन्ड सेपरेटली। मतलब आपने सीधा एसेट्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखना। लैंड है तो लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो कुछ इस तरीके से आपकी जितनी भी एसेट्स होंगी वो डेबिट हो जाएंगी। अब डेबिट के ऑपोजिट कुछ क्रेडिट भी होता है। हमने डुअल एंट्री एस्पेक्ट ये समझा है, दोहरा लेखा कंसेप्ट जो है हमारा, इसमें हमने ये बात समझी है, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हो सकता है कि जैसे हमारी कुछ एसेट्स का बैलेंस है, उसी तरीके से हमारी कुछ लायबिलिटीज का भी बैलेंस हो। मतलब हमारे कुछ क्रेडिटर्स हो, कोई लोन हो, तो कुछ इस तरह का अगर हमें कंसेप्ट दिया हुआ है तो लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है। और बिल्कुल वही, ईच लायबिलिटी अकाउंट इज टू बी ओपन्ड सेपरेटली, अलग से। अगर राम आपका एक क्रेडिटर है तो आप टू राम अकाउंट करोगे। अगर श्याम आपका एक क्रेडिटर है तो आप टू श्याम अकाउंट करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया ही कलेक्टिवली हुआ है कि टू क्रेडिटर्स, तो आप टू क्रेडिटर्स लिख दोगे। तो इसका मतलब अलग अलग आपने लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है। अब मुद्दे की बात समझो कि क्या होगा। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज की ही इंफॉर्मेशन दी हुई हो, तो आपकी एक ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। मैंने लिखा है ना यहाँ पर B.F. ब्रैकेट में, तो टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि अगर सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज ये इंफॉर्मेशन ही हमें दे रखी हो, तो देखो यहाँ एक कंपैरिजन कर कर लिखा गया है, व्हेन एसेट्स आर ग्रेटर देन लायबिलिटीज। ऑब्वियसली है, जब एसेट्स ज्यादा होंगी, मान लो एसेट्स 100 है, लायबिलिटी हमारी 20 है, तो बैलेंसिंग फिगर किधर निकल रही है, डेबिट। डुअल एंट्री का एस्पेक्ट क्या कहता है कि जितनी एक अमाउंट डेबिट हो रही है, उतनी अमाउंट से ही कुछ क्रेडिट भी होना चाहिए। कोई और अकाउंट उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट भी होना चाहिए। तो 20 से तो क्रेडिट हुआ है, लेकिन बाकी का जो 80 है वो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकलेगी। ठीक है, अब देखो, अब समझो कि अगर आपको एसेट्स भी दी हुई हैं, आपको लायबिलिटीज भी दी हुई हैं, और आपको कैपिटल भी दी हुई है। मान लो कैपिटल आपको 90 दे रखी है। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, अब एसेट साइड पर, यानी कि डेबिट साइड पर 100 है, और क्रेडिट साइड पर कितना टोटल है, 110। तो व्हेन लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज ग्रेटर देन एसेट्स, तो क्या होगा, तो कौन सी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, तो ये लिखा हुआ है BF, यानी कि बैलेंसिंग फिगर गुडविल।
तो उस वक्त आपकी गुडविल जो है वो एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगी ₹10 से। तो आई होप कि ये जो ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट मैंने आपको अभी अभी समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी नरेशन अगर आपको लिखनी होगी तो आप क्या लिखोगे, ओपनिंग एंट्री पास्ट या द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर्स कैरिड फॉरवर्ड या ब्रॉट फॉरवर्ड। इस तरीके से आप एक नरेशन यहाँ लिख दोगे। आपको पहले भी बताया गया है कि हर जर्नल एंट्री के एंड में एक नरेशन जरूर लिखी हुई होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी ओपनिंग जर्नल एंट्री जो है वो पास हो जाएगी। इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगी। आप देखते हैं कि हमें नेक्स्ट जर्नल एंट्री के टॉपिक में जो रिमेनिंग है वो और क्या बता रखा है। अभी देखिए, अब हमारे पास हैं कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। माल से संबंधित हमें कुछ विशेष लेन देन दिए हुए हैं जिनकी हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखो, मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस ये आपको पहले भी करवाई हुई हैं। इनमें से 1-2 ट्रांजैक्शन मैंने पहले भी करवाई हुई होगी आपको, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ से कवर कर लेंगे और जो कुछ नया आएगा वो भी कवर अप कर लेंगे। सो फर्स्ट वन इज ड्रॉइंग्स इन गुड्स। ये क्या होता है? ये ड्राइंग्स कोई चित्र बनाने वाली ड्राइंग नहीं है। These are the goods withdrawn for personal use। आपको बताया गया था टर्मिनोलॉजीज में ये पहले भी कि ड्राइंग्स का मतलब या आहरण का मतलब क्या होता है। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने निजी प्रयोग के लिए बिजनेस में से कोई भी चीज विड्रॉ कर लेता है, चाहे गुड्स कर ले चाहे वो कैश कर ले, तो उस अमाउंट को या उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर वो ड्राइंग्स कर रहा है, क्या कर रहा है? ड्राइंग्स गुड्स कर रहा है। तो इसका मतलब अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो गुड्स होते हैं उन्हें हम 5 फॉर्म्स में रिकॉर्ड करते होते हैं। एक होता है परचेज, एक होता है सेल्स, एक होता है परचेज रिटर्न, एक होता है सेल्स रिटर्न और एक होता है स्टॉक। स्टॉक मैंने आपको कहा था कि हमारी जर्नल एंट्री में नहीं आएगा एग्जिस्टेंस में। हमारी जर्नल एंट्रीज में ये 4 कंसेप्ट ही हमें देखने को मिलेंगे। स्टॉक मैंने आपको कहा था आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में वहां पर यूज आ सकता है ये। अगर हम जर्नल एंट्रीज की बात करें तो हमारे पास ये 4 कंसेप्ट्स हैं। अब मैंने आपको ये बात भी पहले बताई थी कि जब गुड्स सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर ना निकल रहे हों, ये क्या था? परचेजेस क्या था? जो बिजनेस में आ रहा है उसे हम डेबिट करते थे। किस नाम से? परचेजेस से। जब गुड्स बिजनेस से जा रही होती थी तो हम उन्हें क्रेडिट करते थे। किस नाम से करते थे? सेल्स के नाम से। अब यहाँ पर बिजनेस में से गुड्स निकल तो रही हैं लेकिन सेल्स की फॉर्म में नहीं निकल रही हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया था? जब गुड्स बिजनेस में से बाहर तो निकले लेकिन सेल्स के रूप में ना निकले, मतलब हमने किसी को बेचा नहीं है प्रॉफिट लगाकर। हमारे बिजनेस में से जो ये माल निकल रहा है वो कॉस्ट प्राइस पर ही निकल रहा है। बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस में से अगर कोई चीज यूज कर लेता है तो वो कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करता है ना, अपने आप को भी प्रॉफिट लगाकर तो नहीं बेचता होता। तो इसलिए यहाँ पर जो गुड्स बाहर निकल रही हैं ड्राइंग्स की फॉर्म में, उस वक्त क्या किया जाएगा? परचेजेज अकाउंट को ही क्रेडिट कर दिया जाएगा, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, वैसे तो परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है लेकिन यहाँ पर परचेजेस अकाउंट को ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ नरेशन क्या लिखी जाएगी? यहाँ नरेशन लिखी जाएगी गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट,
टू परचेजेस अकाउंट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ड्रॉइंग्स और कैपिटल जो हैं उनको पर्सनल अकाउंट में कवर किया जाता है। गलती से ये मत सोच लेना कि ड्राइंग्स नुकसान है बिजनेस का तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा दो, बन तो जाएगी आपकी कि लॉस है तो डेबिट कर दो, लेकिन ड्राइंग्स और कैपिटल एक ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं, दोनों अकाउंट्स पर्सन से रिलेटेड हैं, बिजनेसमैन से रिलेटेड हैं, दोनों पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, दोनों पर व्यक्तिगत खाते वाला रूल लगता है। और हमने व्यक्तिगत खाते में क्या बोला था, डेबिट द रिसीवर। तो बिजनेसमैन इस बार रिसीव कर रहा है गुड्स को, तो इसलिए रिसीवर को ध्यान में रखते हुए हम ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ये जर्नल एंट्री बन जाएगी। अब आती है बात सेकंड जर्नल एंट्री की, जो है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी का मतलब क्या होता है? चैरिटी का मतलब होता है दान। ठीक है, अब दान देना या चैरिटी करना एक नॉर्मल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, एक प्रकार का खर्चा या व्यय है। ठीक है, अब हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल्स पढ़े हैं और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि खर्चों को या जितने हमारे लॉसेस होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहां पर डेबिट वाला रूल लग रहा है तो हम चैरिटी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और क्योंकि फिर से गुड्स बाहर जा रही हैं लेकिन सेल्स की फॉर्म में नहीं जा रही हैं, हम दान दे रहे हैं, तो हम परचेजेस अकाउंट को ही रिड्यूस कर देंगे कि हमारा परचेजेस का बैलेंस ही कम हो गया। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या लिखी, यहाँ पर नरेशन क्या लिखी जाएगी, यहाँ पर लिखी जाएगी गुड्स, ये सेम यही लाइन, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हमें क्या दे रखा है। देखो फ्री सैंपल, कभी कभी होता है ना कि शैम्पू की बोतल के साथ कोई नया अगर शैम्पू अगर रेडी किया गया है, काफी तरह के शैम्पूज आते हैं ना, अगर डिफरेंट कंपनीज की अगर हम बात करें, कोई शाइन के लिए होता है, कोई हेयर फॉल डिफेंस के लिए होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या एक एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं आपको कहूंगी कि अगर कोई एक कंपनी या एक फर्म अपनी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए एज अ फ्री सैंपल वो अपने किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ इशू करती है, तो बोलते हैं कि गुड्स आर गिवन या डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। वो फ्री सैंपल क्यों दिए जाते हैं, ताकि वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर सके। तो विज्ञापन भी एक तरीके का एक्सपेंस बन गया, यानी कि व्यय बन गया, तो बिल्कुल इसी तरीके से रूल लग जाएगा। लेकिन जहां ऊपर एंट्री में चैरिटी अकाउंट को डेबिट किया था, यहां पर कौन सा एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट। तो इसलिए जर्नल एंट्री बन जाएगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब इस बार मैं नहीं बताऊंगी कि क्यों परचेजेस को यहाँ क्रेडिट किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऊपर दोनों में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि बाहर तो जा रही हैं लेकिन ठीक है, आप खुद कंप्लीट कर सकते हो। अब तो नरेशन लिखेंगे, फिर से सेम उसी तरीके से यही लाइन लिखी हुई आ जाएगी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब देखिए हमारे पास एक और छोटा सा कंसेप्ट बचता है, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर, यानी कि माल की हानि, नुकसान हो रहा है। कई बार होता है ना कि गोडाउन में चोरी हो जाती है या आग लग जाती है, तो उस वजह से माल खराब हो गया, तो माल बाहर निकला, खराब हुआ, हमारी परचेजेस का बैलेंस कम हुआ, लेकिन सेल की वजह से कम नहीं हुआ, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, परचेजेस वाला ही होगा। अब डेबिट क्या होगा, क्योंकि ये लॉस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि लॉस को डेबिट करो, तो इसलिए लॉस बाय थेफ्ट, या अगर फायर वाला केस है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। और नरेशन में लिखा हुआ आ जाएगा गुड्स लॉस्ट बाय फायर, अगर फायर वाला क्वेश्चन में दे रखा है आपको, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अगर आपको क्वेश्चन में थेफ्ट वाला दिया हुआ है।
ठीक है। अब देखो, अब मुद्दे की एक और बात आती है कि देखो आजकल लॉस को कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो हो सकता है हमने भी इंश्योरेंस करवाया हो सकता है बिजनेसमैन ने भी इंश्योरेंस करवाया हुआ हो। तो व्हेन दीज गुड्स आर इंश्योर्ड, जब इस तरह की गुड्स को इंश्योर्ड करवाया जाता है तो देखो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट को उस वक्त डेबिट कर दिया जाता है, और जो ये लॉस बाय थेफ्ट वाला खाता डेबिट होकर खुला हुआ होता है इसको हम क्रेडिट कर कर क्लोज कर देते हैं। मतलब इस लॉस की जगह पर अब इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होकर हमारी डेटर बन जाएगी। डेटर कौन होता है? हु इज DEBTER, डेटर कौन होता है? वो पर्सन जिससे हमने पैसे लेने हैं, यही मतलब होता है ना डेटर का। तो अगर डेटर को बनाऊं मैं इंश्योरेंस कंपनी को तो यहां पर वो डेबिट होनी चाहिए, क्योंकि डेटर एसेट है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। नहीं तो अगर आप इसे पर्सनल अकाउंट का रूल लगाकर समझो तो हमने क्या बताया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये जो हमारा लॉस था, ये जो हमारा नुकसान था, वो किसने रिसीव कर लिया? वो इंश्योरेंस कंपनी ने या इंश्योरेंस क्लेम की फॉर्म में रिसीव हो गया। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट कर लिया और ये जो लॉस था वो अब हमारा कम हो जाएगा। तो इसलिए लॉस बाय फायर या थेफ्ट जो ऊपर डेबिट होकर खुला था वो यहाँ पर अब क्रेडिट होकर क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि इसी से रिलेटेड हमें और क्या बता रखा है। इसी से रिलेटेड हमारे पास जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है जब फुल क्लेम रिसीव हो जाए, मतलब 100% इंश्योरेंस था हमारे पास हमारी गुड्स का, तो देखो उस वक्त क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम दे देगी, हमें पैसे दे देगी। जब पैसे दे देगी तो हमारे पास पैसा आ गया। अब फिर से मैंने आपको बताया था बैंक को पर्सनल अकाउंट के रूल में कवर किया जाता है। बैंक हमारा क्या है? बैंक हमारे लिए रिसीवर बन जाएगा। बैंक इज दी रिसीवर ऑफ दी कैश। तो इसलिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट कर लिया जाएगा। और अब क्या होगा, अब इंश्योरेंस कंपनी गिवर है, पैसे देने वाली है, तो इंश्योरेंस कंपनी या तो क्रेडिट हो जाएगी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये एंट्री होगी कितने अमाउंट से? फुल अमाउंट से, क्योंकि फुल क्लेम हमें रिसीव हो रहा है। जो अभी अभी हमने लास्ट स्लाइड में जर्नल एंट्री देखी थी, जितने से इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगी उतने से ही यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट हो जाएगी। ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझेंगे तब आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल्स नहीं कवर करूंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूंगी, नहीं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो अभी आज हम सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसे कवर करेंगे। आप ये जर्नल एंट्री पास करोगे जब आपको फुल क्लेम रिसीव हो जाएगा और नरेशन लिखी जाएगी क्लेम रिसीव। ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, व्हेन पार्शियल क्लेम इज रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी 100 से ओपन हुआ था, मतलब हमारी 100 रुपए की गुड्स जो हैं वो लॉस हुई थी। ठीक है, लॉस्ट बाय फायर या लॉस्ट बाय थेफ्ट हुई थी। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, इंश्योरेंस क्लेम पूरा नहीं होता ना, कई बार हाफ ही कवर होता है ना, तो ये हाफ या जितना भी कवर होता है बेसिकली, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो पूरा का पूरा लॉस जो है उसका शेयर हमें नहीं देती होती है, थोड़ा सा कम ही देती होती है, क्योंकि कुछ इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। ठीक है, आप पढ़ोगे आगे चलकर। तो इंश्योरेंस कंपनी, मान लो हमने 100 से उसे डेबिट किया था, जो लास्ट पेज पर हमने जर्नल एंट्री समझी थी, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम हमें सिर्फ 80 का रिसीव हुआ, कम रिसीव हुआ। तो जो 20 नहीं रिसीव हुआ वो मेरा एक्चुअल नुकसान है, वो मेरा एक्चुअल नुकसान है। नुकसान को नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट करना चाहिए। इसलिए अब जो 20 नॉट इंश्योर्ड बच गया, उस 20 के लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करूंगी। आई होप कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया।
इसे नरेट करने के लिए हम लिखेंगे पार्शियल क्लेम रिसीव्ड, क्योंकि इस बार क्लेम फुल नहीं रिसीव हुआ है, कम रिसीव हुआ है। तो जो नहीं रिसीव हुआ उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आई होप कि जितना मेरा आज का ये सेशन था, जिसमें मैंने आपको रिमेनिंग जर्नल एंट्रीज जो रहती थी जर्नल एंट्रीज के टॉपिक में, ये आपको मैंने समझाई हैं, ये आपको समझ में भी आई होंगी। अब हम एक दो वीडियोस ऐसे कवर करेंगे जिसमें हम एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे। वैसे तो मैंने आपको पहले वाली जर्नल एंट्रीज भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की फॉर्म में ही कवर करवाई हैं, लेकिन फिर भी हम इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर करने के लिए भी और नेक्स्ट भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सो वंस अगेन गाइज, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दी चैनल येट, तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, कीप वॉचिंग, लाइक दी वीडियोस, कमेंट कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।